प्रिय मित्रों, नमस्कार। गुणक की अवधारणा के पार्ट 2 के अंतर्गत हम गुणक और बचत प्रवृत्ति के साथ में संबंध को जानेंगे और साथ में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति के साथ में गुणक की एक टेबल को भी समझेंगे और अंत में हम गुणक की अवधारणा के प्रतिपादन में जो मान्यताएं ली गई थी उसके बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में जो कि इसका पहला भाग है, गुणक की अवधारणा पार्ट 1, उसके अंतर्गत हमने गुणक क्या है, गुणक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और गुणक का मान उपभोग प्रवृत्ति के साथ में किस प्रकार संबंध रखता है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। और आज इस ई व्याख्यान का आरंभ करूं उससे पहले जो पूर्व में व्याख्यान हुआ था उसका संक्षिप्त सार आपके सामने कुछ शब्दों में प्रस्तुत करता हूं। हमने इससे पूर्व के ई व्याख्यान में जो कि इसका पहला भाग था उसमें ये जाना कि कीन्स का गुणक सिद्धांत उपभोग प्रवृत्ति से घनिष्ठ संबंध रखता है और कीन्स का गुणक निवेश गुणक के रूप में जाना जाता है। गुणक की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर.एफ. कान ने 1931 में अपने लेख द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि इकोनॉमिक जर्नल में जून 1931 में छपा था, उसके अंतर्गत की थी। और कान के गुणक को रोजगार गुणक के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुणक के दो प्रकार है, एक तो रोजगार गुणक और दूसरा विनियोग या निवेश गुणक। रोजगार गुणक आर.एफ. कान द्वारा प्रतिपादित है और दूसरा जो कि निवेश गुणक है यह केन्ज द्वारा प्रतिपादित किया गया था। केन्ज ने जो अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी प्रकाशित की थी 1936 में, रोजगार, आय और उत्पादन के प्रभावपूर्ण मांग के सिद्धांत के अंतर्गत निवेश गुणक की व्याख्या उन्होंने विस्तृत रूप में की है। और उनका ये मानना था कि जितनी गुणक का मान जितना अधिक होता है उतना ही अधिक निवेश करने पर आय प्राप्त होने का अनुमान रहता है। या इसे यूं कहें हम कि निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप आय में होने वाली वृद्धि के गुणा होती है। के का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लायर या गुणक है जो कि केन्स के निवेश गुणक को संकेत देता है। विनियोग में किसी प्रकार की वृद्धि करने से आय में वृद्धि विनियोग में की गई वृद्धि की के गुणा है, ये उनके अपने शब्दों में बात कही गई थी। और केन्स आगे कहते हैं कि जो गुणक है उसको हम डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और इस प्रकार से यदि हम आय में वृद्धि को ज्ञात करना चाहते हैं तो निवेश में वृद्धि को गुणक से गुणा करने पर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम इसी समीकरण से गुणक का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई के रूप के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात आय में होने वाली वृद्धि में निवेश में होने वाली वृद्धि का भाग देकर गुणक ज्ञात किया जा सकता है। और गुणक जितना अधिक होता है निवेश में वृद्धि करने से आय भी उतनी ही अधिक होती है। जैसा कि एक उदाहरण मैंने लिया था कि 50,000 रुपये निवेश 10,000 रुपये किया जाता है और जिसके फलस्वरूप आय में वृद्धि 50,000 रुपये होती है। तो इसका मतलब है कि जो के का मान होगा, गुणक का मान होगा, वह 50,000 बटे 10,000 यानी कि 5 होगा। यानी यहाँ पर 1 रुपया लगाने पर 5 रुपये आय होने की संभावना है, अनुमान है, क्योंकि गुणक का मान 5 है। अर्थात निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप के गुणा आय में वृद्धि होती है। और निवेश गुणक का मान जितना अधिक होता है उतना ही अधिक आय होने की संभावना होती है, लेकिन गुणक का मान जो है वो उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। गुणक का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी से
सीधा और प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। जितनी अधिक एमपीसी होती है उतना ही अधिक गुणक का मान होता है, और जितना अधिक गुणक का मान होता है इसका मतलब है कि निवेश में वृद्धि करने से आय में भी उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। साथ में एक और हमने गुणक और उपभोग प्रवृत्ति को समझने के लिए एक सूत्र लिया था, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, जो किस तरह से व्युत्पन्न होता है, उसके डिराइवेशन किस तरह से है उसका भी हमने अध्ययन किया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किंज कहते हैं कि जिस देश की MPC जितनी अधिक होती है वहाँ निवेश करने पर आय में वृद्धि होने की प्रवृत्ति भी अधिक होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस देश में उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होती है उस देश में निवेश करने पर आय में होने वाली वृद्धि की प्रवृत्ति भी अधिक होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उत्पादन किया जाता है उसके लिए मांग अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि आय में वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग की में वृद्धि होने की संभावना भी अधिक होती है। इस कारण से जो उपभोग प्रवृत्ति है वो अधिक होती है। आय में वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग में वृद्धि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होने पर निवेश में वृद्धि जो की जाती है उसके फलस्वरूप आय में भी वृद्धि होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके लिए एक उदाहरण लिया है, MPC इज इक्वल टू 0.8, यानी कि 1 रुपया कमाया जाता है तो उसमें से 80 पैसे खर्च कर दिए जाते हैं उपभोग व्यय पर, या यूं कहें कि 100 रुपये आय में वृद्धि होती है तो 80 रुपये उपभोग में भी वृद्धि होती है। तो इससे MPC 0.8 प्राप्त होगी, यानी कि 1 रुपये में से 80 पैसा खर्च किया जाना, यानी MPC इज इक्वल टू 0.8 है। तो K का मान या गुणक का मान क्या होगा? तो इस सूत्र द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि सूत्र में पहले लिखा था, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC इसका सूत्र होता है। तो इस सूत्र में हम जब रखते हैं इस MPC को तो प्राप्त होगा K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.80। तो 1 में से जब 0.80 घटाते हैं तो पीछे 0.2 रह जाता है। तो 1 में जब 0.2 का भाग दिया जाता है तो 5 उत्तर आता है, और 5 हमारा गुणक का मान कहलाएगा। यानी कि 1 रुपये में से 80 पैसे खर्च कर दिया जाना, 100 रुपये में से 80 रुपये खर्च कर दिया जाना सीधा सा बताता है कि उपभोग प्रवृत्ति अधिक है। 80% उपभोग प्रवृत्ति पाई जाती है, और यदि 80% उपभोग प्रवृत्ति है तो गुणक का मान 5 होगा। तो गुणक का मान यदि 5 है तो इसका मतलब है कि निवेश में वृद्धि करने पर निवेश में जो वृद्धि की गई है उसके 5 गुणा आय में आय प्राप्त होने की प्रत्याशा रहती है, संभावना रहती है। यदि हम एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं और कहते हैं कि MPC यदि 0.5 है, यानी 1 रुपया कमाने पर 50 पैसे खर्च कर दिया जाना, यानी कि 50% MPC है, 50% उपभोग प्रवृत्ति है। तो ऐसी स्थिति में यदि गुणक का मान ज्ञात किया जाता है तो इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। गुणक का सूत्र होता है MPC के रूप में 1/1 माइनस MPC। तो इस सूत्र में जब हम रखते हैं तो K का मान ज्ञात हो जाता है। K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5, जो कि हमारी नई MPC है जिसका हमने नया उदाहरण लिया है। तो 1 में से जब 0.5 घटाया यानी आधा घटाया है तो पीछे 0.5 रह जाता है। तो 1/0.5 हुआ है और 1 में आधे का भाग दिया तो 2 आया। इसका मतलब K का मान जो है वो यहाँ पे 2 आया है। यदि MPC 0.5 है तो गुणक का मान 2 होगा, और यदि MPC 0.8 है तो गुणक का मान 5 होगा। तो इसका मतलब सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जितनी अधिक MPC होती है गुणक का मान भी उतना ही अधिक होता है, जितनी कम MPC होती है उतना ही गुणक का मान कम होता है। जितना अधिक गुणक का मान होता है निवेश करने पर आय भी उतनी ही अधिक प्राप्त होती है।
तो एमपीसी अधिक कब होगी? जब मांग अधिक होती है तब होती है। और किन देशों की एमपीसी अधिक होती है, यदि इसके ऊपर गौर करें हम, तो हम पाते हैं कि जो गरीब देश होते हैं या अल्प विकसित देश होते हैं या विकासशील देश होते हैं, उनकी एमपीसी अधिक होती है। तो एमपीसी जब अधिक होती है, जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होती है, जनाधिक्य होता है, जहाँ पर अ, विकास की भरपूर संभावनाएं होती है, वहाँ पर एमपीसी अधिक होने की संभावना पाई जाती है। तो एमपीसी जहाँ पर अधिक होती है, तो इन देशों में निवेश करने पर लाभ भी अधिक प्राप्त होने की संभावना रहती है। इसी कारण से हम देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है वो विकासशील देशों की ओर रुख करती है। इसी के साथ यदि हम किसी परिवार की या व्यक्ति की बात करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के लिए भी यदि उसकी इनकम कम है तो उसकी एमपीसी अधिक होगी। यानी कि जिसकी आय प्रति माह 10,000 रुपये है, तो उसकी उसमें से खर्चा भी या उपभोग व्यय पर खर्चा भी अधिक होता है। वो हो सकता है 8,000 रुपये करे या 7,000 रुपये करे, प्रति माह उसको खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं या दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसकी बचत कम होती है और व्यय अधिक होता है। लेकिन एक व्यक्ति जो एक महीने में 1,00,000 रुपये कमाता है, तो उसकी एमपीसी 10,000 कमाने वाले से बहुत कम होगी। हो सकता है यदि उसकी भी 80% एमपीसी होती है, इसका मतलब है 1,00,000 कमाता है एक महीने में, तो वो 80,000 रुपये खर्च करेगा, और 10,000 रुपये कमाने वाला 8,000 रुपये खर्च करेगा। तो 0.8 एमपीसी यानी कि 80% एमपीसी दोनों की नहीं हो सकती। जिसकी आय अधिक है उसकी एमपीसी कम होती है, और बचत अधिक होती है, बचत की प्रवृत्ति अधिक होती है। और जिसकी आय कम होती है उसकी एमपीसी यानी उपभोग की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है और बचत प्रवृत्ति कम होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गरीब की या निर्धन की एमपीसी अधिक होती है, और धनी व्यक्ति की या धनी परिवार की या धनी देश की एमपीसी कम होती है। और जहाँ पर एमपीसी कम होती है, वहाँ पर निवेश करने पर उतना अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बचत के रूप में इसको देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आय दो हिस्से होते हैं, सी प्लस एस। यदि कंजप्शन और सेविंग को जोड़ दिया जाए तो आय प्राप्त हो जाती है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और यदि हमें सेविंग ज्ञात करनी है तो सेविंग एस इज इक्वल टू 1 माइनस सी कर सकते हैं, और ऐसा किंज भी कहते हैं। तो यदि एक आय है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस सी। तो 1 माइनस सी इज इक्वल टू क्या है? बचत। तो बचत की प्रवृत्ति, 1 रुपये में से कितना खर्च कर दिया जाता है, जो पीछे रह जाता है, वो सेविंग कहलाती है। और ये जो सी है यहाँ पे प्रदर्शित 1 रुपये के साथ प्रस्तुत की गई है, ये एमपीसी कहलाई थी। तो 1 माइनस एमपीसी क्या कहलाती है? एमपीएस कहलाती है। तो हमारा जो सूत्र था, मूल सूत्र, उपभोग प्रवृत्ति के साथ में गुणक को प्रदर्शित करने वाला सूत्र, या उपभोग प्रवृत्ति के द्वारा गुणक का मान ज्ञात करने का जो सूत्र है, वो है k इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी सी। यदि हम इस सूत्र को देखते हैं तो हम इस सूत्र को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यदि हम बचत प्रवृत्ति के साथ में प्रस्तुत करते हैं तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि 1 माइनस एम पी सी बराबर क्या होता है? एमपीएस होता है। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पर आय है और एमपीसी यानी उसमें से जो खर्च कर दिया गया है। आय में 1 रुपये की वृद्धि हुई तो उसमें से जो खर्च कर दिया एमपीसी यानी कि जो उपभोग में वृद्धि हुई है उसको घटा दिया जाता है, तो पीछे रही है उसको बचत कहेंगे, बचत सीमांत प्रवृत्ति कहलाएगी। तो एमपीएस, इसलिए हम 1 माइनस एमपीसी लिखें या एमपीएस लिखें, एक ही बात है। जिस देश की एमपीएस अधिक होती है उसके गुणक का मान कम होता है। जैसे मान लेते हैं एमपीएस 1 रुपये में से 50 पैसे बचा लेता है, तो 1/0.5 हो गया, 1 अपॉन 0.5। तो इसमें 2 होगा। यदि बचत की प्रवृत्ति 60 है, 60% है, तो 1/60 होगा, 1/0.6 होगा। तो जब 1 में 6 का भाग देंगे तो इसका मतलब होगा 2 से कम आएगा।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि बचत की प्रवृत्ति जितनी अधिक होती है, गुणक का मान उतना ही कम होता है, और उपभोग की प्रवृत्ति जितनी अधिक होती है, गुणक का मान उतना ही अधिक होता है, और गुणक का मान जितना अधिक होता है, निवेश करने पर आय भी उतनी ही अधिक प्राप्त होने की संभावना रहती है, प्रत्याशा रहती है। एक टेबल है जो आपके सामने है। इस टेबल के अंदर हमने सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक को, तीनों को एक साथ लिखा है, और सूत्र वही है जो हमने पहले लिखे थे, इसको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से लिख दिया है। एम पी सी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है ये, और यहाँ पे एम पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई है। और ये हम एम पी सी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका सूत्र, और एम पी एस का भी सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। और गुणक का मान यदि हम एम पी सी के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो 1/1 माइनस एम पी सी होगा, और यदि हम सेविंग के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो 1/MPS होगा। तो अब यदि MPC 0 है और आय में वृद्धि 1 होती है, आय में 1 की वृद्धि होती है, और उपभोग प्रवृत्ति नहीं है, बचत की प्रवृत्ति है, पूरा 1 रुपये बचा दिया, तो 1 गुणक का मान होगा। यदि उपभोग प्रवृत्ति आधी है, यानी 50% है, 1/2 है, तो बचत प्रवृत्ति आधा रह गया। 1 रुपये में से आधा खर्च किया तो आधा रह गया, तो जो गुणक का मान होगा वो 2 होगा। यदि 2/3 हिस्सा खर्च कर दिया जाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यदि 2/3 है, यानी 3 में से 2 भाग खर्च कर दिए जाते हैं, 66.66, तो ऐसी स्थिति में 2/3, 2/3 या 2/3 भाग यदि खर्च कर दिया जाता है तो 1/3 भाग बचता है। तो ऐसी स्थिति में यानी 33.33 बचता है, तो ऐसी स्थिति में गुणक का मान 3 होगा। यदि 3/4 यानी 75% सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है तो 25% बचत प्रवृत्ति रह जाएगी। यदि 3/4 है, यानी कि 4 में से 3 भाग खर्च कर दिए जाते हैं, तो 4 गुणक का मान होगा। इसी तरह से ये पूरी एक टेबल है जो बनाई जा सकती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के द्वारा गुणक का मान ज्ञात किया जा सकता है, और सीमांत बचत प्रवृत्ति के द्वारा भी गुणक का मान ज्ञात किया जा सकता है। गुणक का मान जितना अधिक होता है, निवेश करने पर आय भी उतनी अधिक होती है। और इसके निष्कर्ष के रूप में हम कुछ बातें कह सकते हैं। कुछ बिंदु है जिनको मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला बिंदु हम ये कह सकते हैं कि गुणक का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि सीमांत बचत प्रवृत्ति और गुणक के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। दूसरे बिंदु के रूप में हम कह सकते हैं एमपीसी सदैव 0 से अधिक और 1 से कम होती है। यानी जैसा यहाँ पे आपको दिखाया गया है, 0 एमपीसी कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि 0 आय पर भी उपभोग किया जाता है, इसलिए 0 से अधिक होगी और 1 से कम होगी। यदि 1 एमपीसी है, इसका मतलब है 100% जितना कमाया है उतना ही खर्च कर दिया गया है, इसलिए 0 से लेके 1 तक हो सकती है। इसलिए गुणक का मूल्य सदैव 1 और अनंत के बीच ही होता है, यानी 0 से लेकर अनंत तक गुणक का मान हो सकता है। और तीसरा बिंदु जो है वो हम इस प्रकार कह सकते हैं, यदि गुणक कम है तो इसका अर्थ है कि आय में हुई समस्त वृद्धि की बचत की जा रही है और कुछ भी व्यय नहीं किया जाता है, क्योंकि एमपीसी 0 हो जाती है। चौथा बिंदु जो इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, अनंत गुणांक का तात्पर्य है कि एमपीसी बराबर 1 है, यानी आय में हुई समस्त वृद्धि उपभोग पर व्यय कर दी जाती है। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में शीघ्र ही पूर्ण रोजगार उपलब्ध हो जाता है। यद्यपि कीन्स कहते हैं कि गुणक में कुछ लीकेजेस भी होते हैं, छिद्र भी होते हैं, और वो है जो गुणक के प्रभाव को कम कर देते हैं। और जो छिद्र या लीकेजेस हैं वो संग्रहण की प्रवृत्ति हो सकती है, ऋणों का भुगतान हो सकता है, आयात हो सकता है, या महंगाई या मूल्य में वृद्धि हो सकती है, जो कि गुणक के मान में लीकेज या गुणक के
छिद्र के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और गुणक के प्रतिपादन में कीन्स द्वारा जो कुछ मान्यताएं ली गई थी वो इस प्रकार है कि देयर इज चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड दैट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज एब्सेंट। स्वतः निवेश और प्रेरित निवेश में कोई चेंज नहीं होता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट रहती है। कंजप्शन करंट इनकम का फलन है। समय का कोई विलंबन नहीं है, यानी टाइम लैग नहीं है। द न्यू लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मेंटेन्ड स्टीडली फॉर द कंप्लीशन ऑफ द मल्टीप्लर प्रोसेस, यानी कि मल्टीप्लायर प्रोसेस नए लेवल तक इन्वेस्टमेंट को पहुंचाने के लिए मेंटेन किया जाता है। देयर इज नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, निवेश में शुद्ध परिवर्तन होता है। इस तरह से कुछ मान्यताएं इस गुणक के सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए कीन्स द्वारा ली गई थी। इसके साथ ही गुणक सिद्धांत हमारा यहीं समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।